स्वागत है आप सभी लोगों का अध्ययन गुरुकुल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमारी जीएस सुधा बुक की जो रिवीजन सीरीज चल रही है, उसमें आज हम इन्फ्लेशन, मनी एंड बैंकिंग सिस्टम और सरचार्ज, जीएसटी ये टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये टॉपिक थोड़े जटिल होते हैं और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये कम समझ में आने की संभावना होती है, लेकिन आपको यहाँ पे अच्छे से हम समझाने की कोशिश करेंगे जो आप एक बार में इन टॉपिक को आसानी के साथ समझ सकें। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इन्फ्लेशन को। पहले हम इन्फ्लेशन ये क्या होता है, जिसको हम हिंदी में मुद्रास्फीति भी कहते हैं, यानी मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन, यही इन्फ्लेशन कहलाता है। यानी कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन जो है वो चार तरीके से किया जा सकता है। एक तो इन्फ्लेशन हो सकता है, डिफ्लेशन हो सकता है, रिफ्लेशन या डिसइन्फ्लेशन हो सकता है। मुद्रास्फीति, अपस्फीति अथवा मुद्रा का संकुचन, और प्रत्यय व स्फूर्ति और मुद्रा अपस्फीति, ये चार तरीके से हम मुद्रास्फीति कर सकते हैं। अगर हम मुद्रास्फीति की बात करें, यह वह स्थिति होती है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है तथा कीमतें बढ़ जाती हैं। जब दूसरे शब्दों में यह अवस्था होती है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। तो इसको ऐसे समझिए कि जब जो मुद्रा होती है उसका मूल्य जो है वो गिर जाता है तथा जो कीमत होती है वो बढ़ जाती है, मतलब प्रोडक्ट की जो कीमतें होती हैं वो बढ़ जाती हैं। इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे आता है आपका मुद्रास्फीति के जो प्रभाव होते हैं ये क्या होते हैं। तो जो उत्पादक वर्ग होता है को, मतलब जिसमें कृषक, व्यापारी, उद्योगपतियों को लाभ होता है, इसमें ऋणियों को लाभ तथा ऋणदाताओं को इसमें हानि होती है। मतलब जो मुद्रास्फीति होती है इसमें जो उत्पादक वर्ग होता है उसको लाभ होता है और ऋणियों को लाभ तथा ऋणदाताओं को हानि होती है, और निश्चित आय वाले वर्ग को हानि होती है जबकि परिवर्तित आय वाले वर्ग को यहाँ पे लाभ होता है। समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ जाती हैं, धनी वर्ग और ज़्यादा धनी हो जाता है तथा निर्धन वर्ग और ज़्यादा निर्धन हो जाता है इन्फ्लेशन से। तो व्यापार संतुलन की विपरीत स्थिति उत्पन्न हो जाती है क्योंकि आयात में वृद्धि तथा निर्यात में कमी हो जाती है। तो ये जो है वो मुद्रास्फीति के प्रभाव होते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसको नियंत्रित करने के उपाय क्या होते हैं। तो संतुलित बजट बनाना एक ये नियंत्रित करने का उपाय होता है। इसके बाद उत्पादन में वृद्धि करना, सार्वजनिक खर्च पर नियंत्रण करना, प्रगतिशील करारोपण करना, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि होना और बचत को प्रोत्साहन करना, यही आपका जो होता है मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। नोट: भारत में मुद्रास्फीति की गणना केवल थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है, लेकिन वर्ष 2014 से यह गणना थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोनों के आधार पर की जाती है। मतलब पहले जो गणना होती थी वो थोक मूल्य सूचकांक पर होती थी, लेकिन वर्ष 2014 से यह गणना थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोनों के आधार पर ये की जाती है। आगे देखते हैं, तो मुद्रा अपस्फीति तथा मुद्रा संकुचन यानी कि डिफ्लेशन जो होता है यह क्या होता है। तो यह मुद्रास्फीति के विपरीत अवस्था होती है। इसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य घटता है। मतलब जो करेंसी है उसका रेट बढ़ेगा और जो प्रोडक्ट है उनके रेट गिरेंगे, तो इसी को डिफ्लेशन कहते हैं। मुद्रा संकुचन को रोकने के उपाय क्या होते हैं? सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी करना, करारोपण में कमी, ऋणों का भुगतान करना, निर्यात में वृद्धि तथा आयात में कमी, पूर्ति पर नियंत्रण करना, ये आपके उपाय होते हैं रोकने के। अब देखते हैं रिफ्लेशन यानी कि प्रतिस्फूर्ति क्या होती है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करके वस्तु के मूल्य में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। ऐसे प्रयास मंदी से छुटकारा पाने के लिए किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति का सुविचारित व्युत्क्रमण होता है इसमें। और मुद्रा अपस्फीति यानी कि जो डिस्फ्लेशन होता है इसके अंतर्गत वे सब क्रियाएं व उपाय आते हैं जो मुद्रास्फीति के वेग को रोकने के लिए किए जाते हैं। नोट: मुद्रा अपस्फीति यानी कि जो डिसइन्फ्लेशन होता है वो देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए होता है और मुद्रा संकुचन से देश को हानि होती है। आगे देखते हैं अवमूल्यन क्या होता है। तो अवमूल्यन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, तो अन्य मुद्रा की तुलना में मुद्रा
के मूल्य को घटाना अवमूल्यन कहलाता है। मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो आप देखेंगे जो रिफॉर्म थे 1991 के, वहाँ पे जो था वो अवमूल्यन किया गया था, क्योंकि जो एलपीजी जो लिबराइजेशन ग्लोबलाइजेशन किया गया था, तो उसमें जो निर्यात था उसको बढ़ावा देने के लिए ये अवमूल्यन किया गया था। तो अब तक भारतीय मुद्रा 3 बार अवमूल्यन की जा चुकी है। तो सबसे पहले भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन 1949 में हुआ था, दूसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन 1966 में, और तीसरी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन 1991 में, जो मैंने अभी आपको बताया जब एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे। 1991 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन 2 चरणों में किया गया था। आगे देखते हैं तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है। जब कभी मुद्रास्फीति के साथ-साथ मंदी भी आ जाती है, उस अवस्था को हम जो स्टैगफ्लेशन है वो कहते हैं। मतलब मुद्रास्फीति भी, इन्फ्लेशन भी चल रहा है, उसके साथ-साथ मंदी भी आ जाए, तो वो स्टैगफ्लेशन कहलाता है। तो ये वर्ड आप याद रखिएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब मुद्रास्फीति की उच्च दर तथा बेरोजगारी की उच्च दर एक साथ हो, तो उस अवस्था को जो है वो स्टैगफ्लेशन कहते हैं। हवाला क्या होता है? हवाला जो ये होता है कि विदेशी मुद्रा का जो अवैध कारोबार होता है, उसको हम हवाला कहते हैं। आगे देखते हैं इसमें, आगे आता है ये इसमें काली मुद्रा। तो काली मुद्रा क्या होती है? वह मुद्रा जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता है, वह काली मुद्रा कहलाती है। और सस्ती मुद्रा क्या होती है? देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सरलता से उपलब्ध होना, यही जो है सस्ती मुद्रा कहलाती है। और कठोर मुद्रा क्या होती है? यानी कि हार्ड करेंसी, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा से कम हो। यह मुद्रा प्रायः विकसित देशों के पास पाई जाती है। मतलब वो मुद्रा जिसकी आपूर्ति करने के लिए मांग, जैसे डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है उस मुद्रा की, तो उसी को हम हार्ड करेंसी यानी कि कठोर मुद्रा कहते हैं। सॉफ्ट मुद्रा, तो सॉफ्ट मुद्रा जस्ट हार्ड करेंसी के उल्टा होता है, जिसकी आपूर्ति की मांग की अपेक्षा अधिक होती है। गरम मुद्रा ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो, वो गरम मुद्रा कहलाती है। और विधिग्राह्य मुद्रा, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेने वाला कानूनी तौर पर स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता है। भारत विधिग्राह्य मुद्रा रुपया है। और विमुद्रीकरण क्या होता है? तो विमुद्रीकरण सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना ही विमुद्रीकरण कहलाता है। यह प्रायः काला धन की रोकथाम के लिए किया जाता है। भारत में सबसे पहले पत्र मुद्रा का प्रचलन 1806 में हुआ था। मुद्रा के प्रचलन का नियम, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ग्रेसम ब्रिटेन ने ये दिया था। जो विमुद्रीकरण है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह क्रोमर ने कहा था। बाजार के नियम प्रस्तुत जेबी से ने, इनकी पुस्तक जो का नाम जो था ट्रेड डी इकोनॉमी पॉलिटिकल, इनके नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है। इसके बाद हम आगे इसमें देखते हैं तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो क्या होता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई जो होता है वो समय के साथ खुदरा कीमतों पर समान स्तर में परिवर्तन को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतों में से एक है। यह दर्शाता है कि परिवार को भोजन, कपड़े, आवास, ईंधन जैसी वस्तुएं और सेवाओं की एक निश्चित मात्रा पर कितना खर्च करने की आवश्यकता होती है। भारत में सीपीआई को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संकलित किया जाता है। और वर्तमान में आधार वर्ष जो है उसका उपयोग करके इसकी गणना की जाती है। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है, जो सीपीआई होता है यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसका आधार वर्ष कितना है? तो 2012 जो है इसका गणना का आधार वर्ष है सीपीआई का, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। इसमें आगे देखते हैं तो समय के साथ साथ निश्चित मात्रा की लागत को ट्रैक करने के सीपीआई दिखाता है कि कीमतें कैसे बढ़ती हैं या घटती हैं। मतलब जो प्राइस में सीपीआई के प्राइस में कैसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ये भी एक समय के साथ-साथ ये ट्रैक करता है सीपीआई, जो उपभोक्ता की क्रय शक्ति और उनके समग्र कल्याण को भी प्रभावित करता है। सीपीआई वस्तुओं
और सेवाओं को इस निश्चित मात्रा की वर्तमान लागत की तुलना पिछली अवधि में इसकी लागत से करके मूल्य परिवर्तनों को नापता है। सूचकांक में कोई भी परिवर्तन केवल कीमतों में परिवर्तन को दर्शाता है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो सीपीआई बढ़ जाती है, जो मुद्रास्फीति का संकेत होता है। जब वे गिरती हैं तो सीपीआई घट जाती है, जो मुद्रास्फीति या अपस्फीति का संकेत होता है। भारत में सामान्य सीपीआई और सीपीआई संयुक्त के साथ साथ विभिन्न जनसंख्या समूह को ध्यान में रखते हुए खंड विशिष्ट सूचकांक भी प्रकाशित किए जाते हैं। सीपीआई जो आईडब्ल्यू होता है औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीपीआई जो जो एएल होता है वो कृषि श्रमिकों के लिए, और सूचकांक सीपीआई आरएल जो होता है वो ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए। ये सूचकांक मजदूरी संशोधन, ग्रामीण नियोजन और जनसंख्या के विशिष्ट क्षेत्रों में मुद्रास्फीति के रुझान को समझने में मदद करते हैं। मतलब सीपीआई के साथ साथ जो भारत सरकार है अलग अलग जनसंख्या समूहों के लिए अलग अलग इंडेक्स जारी करती है, जिसमें सीपीआई आईडब्ल्यू आता है जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए होता है, और सीपीआई एएल आता है, सीपीआई आरएल आता है। तो तीन तरीके के सूचकांक जो अलग अलग जनसंख्या वर्ग के लिए निकाले जाते हैं, ये इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं, तो आगे आता है आपका थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो यह सूचकांक थोक व्यवसाय द्वारा अन्य व्यवसायों को थोक में बेची व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को नापता है। तो डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स ये जो होता है व्यापार की जाने वाली वस्तुओं के कीमतों में परिवर्तन को मापता है। इसे आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह भारत में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला मुद्रास्फीति सूचकांक है। इसमें आगे हम देखते हैं, आगे अब जो आता है आपका यह अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष 2004-5 से वर्ष 2017 में 11-12 के रूप में संशोधित किया गया था। तो अखिल भारतीय पहले जो थोक सूचकांक था, पहले बेस वर्ष जो इसका था 2004-5 से माना जाता था, लेकिन 2017 में इसको संशोधित करके अब जो बेस ईयर है वो 2011-12 के रूप में माना जाता है। आगे इसमें देखते हैं मुद्रा बाजार एवं बैंकिंग प्रणाली, मनी मार्केट और बैंकिंग सिस्टम को यहाँ पे देखते हैं। बैंक क्या होती है? तो बैंक एक ऐसी संस्था है जो लोगों से जमा स्वीकार करती है और इसके बदले साख निर्माण करके अग्रिम ऋण यानी कि लोन देती है। बैंक ऐसा वित्तीय संस्थान है जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं, उन्हें बैंक कहा जाता है। मतलब बैंक जो होते हैं वो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत ये आपके पंजीकृत होते हैं। बैंक चेक के माध्यम से आर्थिक गतिविधियां करते हैं। वित्तीय संस्थाओं की बात करें तो ऐसी संस्थाएं जो वित्तीय क्षेत्र में कार्य करती हैं और कंपनी एक्ट 1956-2013 के अंतर्गत पंजीकृत हैं। भारत में संस्थापित पहला बैंक कौन सा है? तो ये आपके जो तीनों पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में स्थापित पहला बैंक जो वर्ष 1770 में खुला था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक जो था वो 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक था। और पहला भारतीय बैंक यानी स्वदेशी बैंक कौन सा था? तो वर्ष 1994 में पंजाब नेशनल बैंक। ये तीनों प्रश्न ही आपके पूछे जाते हैं, तो इनको एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। भारत में स्थापित पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770, भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक 1881, और भारत का पहला बैंक यानी खुद के द्वारा भारत ने निर्मित किया स्वदेशी बैंक जो था वो 1894 में पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी। भारत में बैंकिंग का विकास कैसे हुआ इसको अब हम देखते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई। बैंक ऑफ कलकत्ता 2 जून 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 15 अप्रैल 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1 जून 1843। 27 जनवरी 1921 में इन तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। तो ये आपका बैंकिंग प्रणाली के विकास में ये लाइन जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपके 3 बैंक थी, एक तो बैंक ऑफ कलकत्ता थी, यहाँ मैं आपको बताता हूँ तो इससे आपको और समझ में आएगा, और आपका बैंक ऑफ बॉम्बे था। तो ये आज डेट देख लीजिएगा, बैंक ऑफ कलकत्ता 2 जून 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843 और एक बैंक ऑफ मद्रास थी। इन तीनों का विलय करके 1921 में यानी कि 27 जनवरी 1921 को
आपकी बैंक ऑफ कॉमर्शियल की स्थापना की जाती है। ठीक है, किसकी स्थापना होती है? तो इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स की, यानी कि इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स आईबीसी की स्थापना होती है। और इस बैंक को 1 जुलाई 1955 में एसबीआई में राष्ट्रीयकृत कर दिया जाता है। तो 1 जुलाई 1955 को जो है वो राष्ट्रीय भारतीय स्टेट बैंक का नाम दिया जाता है और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना होती है। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि सहायक बैंक अधिनियम 1959 के तहत तत्कालीन रियासतों के बैंकों के 8 बैंकों को स्टेट बैंक की सहायक कंपनी बना दिया गया। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण किया गया, इंपोर्टेंट है। और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ये जो अभी आपने ये 3 फैक्ट पढ़े हैं ऊपर, ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि अगर इकोनॉमिक्स आता है उसमें और ये प्रश्न ना पूछे जाएं, तो ये आपका पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स 1921 में, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को एसबीआई में किया जाता है। इसके साथ 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। इसके बाद पुनः 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। अब हम देखते हैं बैंकिंग को। बैंक यानी कि शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक और नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। तो बैंक को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया जाता है, एक तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक और नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। इसके बाद शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को हम फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो देसी बैंक और विदेशी बैंक। ठीक है, और इसके बाद जो है वो देसी बैंक को हम फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो सार्वजनिक बैंक और निजी बैंक। निजी बैंक क्या होती हैं? ये आपकी ओल्ड जनरेशन बैंक और न्यू जनरेशन बैंक होती हैं। और सार्वजनिक बैंक जो होती हैं वो राष्ट्रीयकृत बैंक होती हैं। तो ये आपको बैंकिंग सिस्टम में समझना है। इसके बाद हम बात करेंगे जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होती हैं, ये क्या होती हैं। तो ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं तथा आरबीआई के नियम मानने के लिए बाध्यकारी हैं, तो उनको हम अनुसूची में शामिल जो शेड्यूल बैंक हैं उसमें शामिल करते हैं। और गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक यानी कि नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी सूची में शामिल नहीं है, जैसे कि सहकारी बैंक, स्थानीय संस्थान बैंक की आदि। देसी बैंक यानी कि डोमेस्टिक बैंक, ऐसी अनुसूची बैंक जिसमें 50% से अधिक शेयर भारतीय नागरिकों के या भारतीय संस्थाओं के पास है, उन्हें हम देसी बैंक कहते हैं, जैसे सभी सरकारी बैंक और निजी बैंक। विदेशी बैंक क्या होती हैं? तो फॉरेन जो बैंक होती हैं, ऐसी बैंक है जिसमें 50% से अधिक शेयर विदेशी नागरिकों के और संस्था के पास होते हैं, उसे विदेशी बैंक कहते हैं। जैसे कि एचएसबीसी बैंक, सिटी बैंक और पब्लिक बैंक, ये आपकी फॉरेन बैंक के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं आगे आपका आता है आरबीआई। चलिए, तो यहाँ पे आगे देखते हैं। तो आरबीआई नहीं था यहाँ पे, ये और टॉपिक है आपका जो पब्लिक बैंक आता है, यानी कि सार्वजनिक बैंक। ऐसे बैंक जिसमें 50% से अधिक के शेयर भारत सरकार के नाम होते हैं, इन्हें सार्वजनिक बैंक कहा जाता है। यह बैंक 2 प्रकार की होती हैं, एक तो राष्ट्रीयकृत बैंक और निजी बैंक। राष्ट्रीयकृत बैंक ऐसे बैंक जो पहले निजी क्षेत्र में थे, यानी कि व्यक्ति संस्था के पास, लेकिन जिसे संसद कानून बनाकर सरकारी स्वामित्व में लाया गया, इसे राष्ट्रीयकृत बैंक कहा जाता है। जैसे वर्ष 1969 में संसद में कानून बनाया गया कि 50 करोड़ से अधिक जिन बैंकों के पास पेड अप बैलेंस यानी कि पद्धत पूंजी है, वो सरकार की हो जाएंगी। ऐसी 14 बैंक प्राप्त हो गए थे। फिर 1980 में संसद ने कानून बनाया कि जिन बैंकों के पास 200 करोड़ से अधिक पूंजी होगी, उनका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। पुनः 6 बैंकों को इस श्रेणी में लाया गया। प्राइवेट बैंक ऐसे बैंक जिसमें 50% से अधिक शेयर नागरिकों के अथवा निजी संस्थाओं के होते हैं, ऐसी बैंकों को हम निजी बैंक कहते हैं। 2 प्रकार की होती हैं, ओल्ड जनरेशन बैंक और न्यू जनरेशन बैंक। ऐसी बैंक जो 1993 के पहले नियमों के नरसिम्हन समिति के पहले आधार पर बनाए गए थे, उसे ओजीपीबी यानी कि ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक कहा जाता है। और न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक ऐसे बैंक जो वर्ष 1993 के बाद नियम नरसिम्हन समिति के द्वारा सुझाए गए नियम के आधार पर बनाए गए थे, उसे एनजीपीवी यानी कि न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक कहा जाता है, जिसमें एचडीएफसी, एक्सिस बैंक और यस बैंक आपके आते हैं।
अगला आता है व्यावसायिक बैंक क्या होते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। जो व्यावसायिक बैंक है उसमें सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक जो है वो एसबीआई है, जिसकी स्थापना कब हुई, तो 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय हुआ एसबीआई में, तथा उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक का स्थान आता है। विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हैं। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला पहला बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। चीन में शाखा खोलने वाला पहला बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम 1 जुलाई 1955 को बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया था, जो मैंने अभी आपको बताया। भारत में सार्वजनिक स्टैंडर्ड चार्टर बैंक की है। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक ब्रिटेन का है। तो सार्वजनिक बैंक की शाखा जो है वो स्टैंडर्ड चार्टर बैंक है। इसके आगे हम देखते हैं प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड वर्ष 1959 में बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा जारी किया गया था। देश में पहले मोबाइल बैंकिंग की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य में हुई थी। भारत में पहला तैरता हुआ एटीएम केरल के कोच्चि में स्थापित किया गया था। अब देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। वह नीति यानी कि मौद्रिक नीति, वह नीति जो मांग आपूर्ति के सिद्धांत पर कार्य करती है और उसे मौद्रिक नीति कहा जाता है। मांग और आपूर्ति में से मांग को धन आपूर्ति के माध्यम से प्रभावित करना संभव होता है, इसलिए यह नीति धन आपूर्ति पर नियंत्रण करती है। मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या होते हैं, तो मौद्रिक नीति के जो उद्देश्य होते हैं इसमें आपका आता है मुद्रास्फीति का नियंत्रण स्थापित करना, कीमत स्थिर को सुनिश्चित करना, आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करना, बेरोजगारी पर नियंत्रण करना, बचत और निवेश को बढ़ावा देना, आर्थिक वातावरण को बेहतर बनाना। मौद्रिक नीति समिति की स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी और समिति उर्जित आर पटेल सिंह की सिफारिश पर ये की गई थी। आगे आता है इस समिति में 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य आरबीआई के गवर्नर और मौद्रिक नीति के प्रभारी तथा डिप्टी गवर्नर शामिल होते हैं। 3 अन्य सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा इसमें मौद्रिक नीति समिति में की जाती है। टोटल 6 सदस्य इसमें होते हैं। तो 3 आरबीआई के और 3 जो होते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा इसमें किए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये आपका आगे आता है आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 जेड के तहत केंद्र सरकार को 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति एमपीसी का गठन करने का अधिकार है। इस समिति में निर्णायक मध्य का अधिकार कास्टिंग वोट ऑफ राइट आरबीआई के गवर्नर के पास होता है। मांग की आपूर्ति क्या होती है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, इसको समझिए। तो अर्थव्यवस्था में 2 बाजार शक्तियां होती हैं, मांग व आपूर्ति। इसमें संतुलन होना चाहिए, परंतु विभिन्न कारणों से यह असंतुलित रहती है। मांग आपूर्ति, तो ये आपका जो होता है मांग ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा। मुद्रास्फीति महंगाई में क्या है, लाभ, निवेश, रोजगार, नियमित आय और जीवन स्तर, तो इससे बढ़ेगा। तो ये होता है। कुछ हद तक महंगाई आवश्यक है, परंतु महंगाई यदि अत्यधिक बढ़ती है तब मुद्रा का मूल्य जो है वो कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपूर्ति अगर ज़्यादा हो गई और मांग कम है तो प्राइस जो है वो गिर जाएगा, निवेश नहीं होगा बाजार में, बेरोजगारी, नियमित आय कम होगी और जीवन स्तर में सुधार नहीं होगा। तो ये 2 टर्म होते हैं। मांग का संबंध रुपए से होता है। यदि बाजार में रुपए अधिक हैं तब इसका अर्थ बाजार में तरलता यानी कि लिक्विडिटी अधिक है। इससे महंगाई या मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के द्वारा तरलता को कम किया जाता है। मांग को बढ़ाने के लिए आरबीआई के द्वारा तरलता को बढ़ाया जाता है। तरलता पर नियंत्रण के लिए आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जारी की जाती है। तो यह आपको पता होना चाहिए। ये आपका प्रश्न भी बनता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन जारी करता है, तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है। अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति में सरकार के द्वारा खर्च को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे मांग बढ़ सके। इसके लिए राजकोषीय नीति यानी कि फिजिकल पॉलिसी का भी प्रयोग किया जाता है। भारत में महंगाई का लक्ष्य 4% प्लस माइनस 2% है, अर्थात महंगाई 2% से 6% के बीच होनी चाहिए। मांग का नियम यानी कि रूल ऑफ डिमांड क्या कहता है, कीमत और मांग के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। यदि कीमतें अधिक होती हैं तब मांग कम हो जाती है, यदि कीमतें कम होती हैं तो मांग ज्यादा हो जाती है। आपूर्ति का नियम क्या कहता है, रूल ऑफ सप्लाई क्या कहता है, इस नियम के अनुसार अन्य कारक स्थिर रहने पर किसी भी वस्तु
या सेवा की कीमतें और आपूर्ति की मात्रा एक दूसरे से सीधे संबंधित होती है। दूसरे शब्दों में कहें, जब किसी वस्तु के लिए खरीदार द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमतें बढ़ जाती हैं, तो आपूर्तिकर्ता बाजार में उस वस्तु की आपूर्ति को बढ़ा देता है। मांग का नियम क्रेता के दृष्टिकोण से दर्शाता है तथा आपूर्ति का नियम विक्रेता के दृष्टिकोण को दर्शाता है। जिस बिंदु पर क्रेता तथा विक्रेता सहमत होते हैं, उस पर कीमत का निर्धारण होता है। और गिफिन वस्तुएं ये क्या होती हैं, तो यह ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है और कीमतें घटने पर मांग घटती है। इस प्रकार गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र ऊपर की ओर झुका हुआ होता है, जो मांग के नियम का विपरीत होता है। तो ये थी आपकी गिफिन वस्तुएं। इसके बाद अब हम जो है डिस्कस करेंगे आरबीआई को। तो यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि हर देश में उस देश का एक केंद्रीय बैंक होता है, जो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक गतिविधियों में मुख्य भूमिका निभाता है। उसी को देश का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। आरबीआई द्वारा संचालित खुले बाजार के परिचालन के दो प्रकार होते हैं। तो आरबीआई के बारे में यहाँ पे हम देखते हैं। आरबीआई यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। समिति हिंटन यंग कमीशन की सिफारिश पर इसको स्थापित किया जाता है। अधिनियम आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। मुख्यालय कोलकाता रहा 1935 से 1937 तक। 1937 से अब तक जो वर्तमान में मुख्यालय है वो मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को केवल भारत के लिए। राष्ट्रीयकरण से पहले आरबीआई 1 जनवरी 1940 से पहले म्यांमार, पाकिस्तान व भारत के लिए काम करता था। और इसके जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे, तो ऑब्सबॉर्न स्मिथ जो थे इसके पहले गवर्नर थे। वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं, जो कि 26वें गवर्नर है। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई का लेखा वर्ष क्या होता है, तो अप्रैल और मार्च जो होता है वो आरबीआई का लेखा वर्ष होता है। तो ये थे आरबीआई से संबंधित कुछ फैक्ट। और अब हम देखते हैं आरबीआई के कार्य, जो कि आपके अक्सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो आरबीआई के कार्यों में हम बात करें तो नोटों को जारी करना और सिक्कों की ढलाई आरबीआई करती है। सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, मुद्राएं एवं साख की मात्रा एवं दिशा पर नियंत्रण करना, विदेशी विनियमन भंडार पर नियंत्रण, मुद्रा और वित्त में संशोधन संबंधी संकलन यानी कि मुद्रा और वित्त से संबंधित संकलन जो है वो आरबीआई करती है। महंगाई को नियंत्रित करना ये भी आरबीआई का काम है। 1 रुपए के नोट व सिक्कों को वित्त मंत्रालय जारी करता है तथा वित्त सचिव उस पर हस्ताक्षर करता है। 1 रुपए से अधिक के नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, जिस पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपए के नोट और जो सिक्के होते हैं वो वित्त सचिव के द्वारा जारी किए जाते हैं। और 1 रुपए से ऊपर के जो नोट होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर उस पे होते हैं और आरबीआई के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। भारत में विदेशी व्यापार संबंधी आंकड़े आरबीआई जारी करता है। मुद्रा की दशमलव प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुई। 1 जुलाई 2011 से 25 पैसे तथा उससे कम मूल्य के सिक्के बंद कर दिए गए। कोई आम व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक में अपना खाता नहीं खुलवा सकता है। बैंक दर यानी कि बैंक रेट क्या होता है, वह दर जिस पर आरबीआई दीर्घ काल के लिए बैंकों को ऋण उपलब्ध करती है उसे बैंक दर कहते हैं। आरबीआई द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक मौद्रिक नीति साधन बैंक दर है। इसमें नकदी के बजाय प्रतिभूत के रूप में ऋण दिया जाता है। इसे लौटाने का समय निश्चित नहीं है। इसका लाभ केवल बड़े बैंकों को मिल पाता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बैंक दर को बढ़ाया जाता है तथा मुद्रास्फीति के समाधान के लिए बैंक दर को घटाया जाता है। तो आरबीआई जो है वो बैंकों को मौद्रिक नीति संसाधन प्रदान करता है। रेपो रेट क्या होता है, तो इस दर पर रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अल्पकारक ऋण देता है और अर्थव्यवस्था में तरलता की अधिक मात्रा प्रदान करता है। रेपो रेट जिस पर आरबीआई अन्य बैंकें जो होती हैं, वाणिज्यिक बैंक होती हैं, उनको लोन देता है। यह प्रतिशत दर होती है। इसके मोल भाव नहीं किया जा सकता है, अर्थात यह निश्चित होती है। इसमें नकदी प्राप्त होती है। तो ये देख लीजिए, रेपो रेट बढ़ेगा तो तरलता घटेगी और ब्याज दर बढ़ेगी। लोन महंगाई घटाने के लिए होता है। रेपो रेट घटेगा तो तरलता बढ़ेगी और ब्याज दर घटेगा तो लोन सस्ता करने के लिए होता है। तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं, रेपो रेट बढ़ेगा तो तरलता डाउन होगी, ब्याज दर बढ़ेगा और लोन महंगा होगा। रेपो रेट कम होगा तो तरलता बढ़ेगी, ब्याज दर कम होगा, लोन सस्ता होगा। आर्थिक समृद्धि बढ़ाना और महंगाई घटाने के लिए ये अक्सर किया जाता है। महंगाई बढ़ाने के लिए अब आप देखते होंगे
मतलब महंगाई ज़्यादा हो रही है, तो उसको क्या करेंगे? तो मार्केट से जो पैसा होता है वो आरबीआई वापस ले लेता है। ठीक है, तो ब्याज दर बढ़ा देगा तो लोग सोचेंगे इन्वेस्ट कर दिया जाए, और जब ब्याज दर सस्ता होता है तो लोग सोचेंगे खर्च किया जाए। तो यही एक तरीका होता है महंगाई घटाने का और आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने की। ये दो तरीके दिए हैं। रेपो रेट बढ़ेगा तो महंगाई घटाने के लिए ऐसा किया जाता है, रेपो रेट जब घटेगा तो आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए किया जाता है। मतलब जो व्यक्ति की परचेजिंग पावर है, ऐसे समझिए, जो जब रेपो रेट घटता है तो व्यक्ति की परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, और जब रेपो रेट बढ़ता है तो जो बाजार में महंगाई यानी कि कंट्री में जो महंगाई चल रही है उसको घटाने के लिए ऐसा किया जाता है। अब इसमें हम आगे देखते हैं। आगे आता है आपका, इसमें जो अभी आएगा CLR SLR, रिजर्व रेपो रेट यानी कि RRR, वह है दर जिस पर आरबीआई बैंकों से उधार लेती है, उसे रिजर्व रेपो रेट कहते हैं, अर्थात यह बैंकों के नकदी सोखने की दर है। एक तो रेपो रेट क्या हो रही थी, तो बैंक जो था, आरबीआई जो था वो बैंकों को एक निश्चित परसेंटेज पर लोन दे रहा था, और रिवर्स रेपो रेट ये बैंकों से उधार ले रहा है आरबीआई। ठीक है, और नगद आरक्षित अनुपात CRR यानी ये क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, सभी व्यापारिक बैंकों को जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास कोष के रूप में रखना पड़ता है। इसे नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। इस राशि का कोई ब्याज नहीं लिया जाता है। CRR जमाओं के लिए जो सीमा है वो 3 से 15% के बीच निर्धारित है, लेकिन नरसिम्हन समिति एक के अनुसार यह 8% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो CRR का भी फंडा समझते हैं क्या है। तो CRR जब बढ़ेगा तो लोन महंगा होगा, और CRR जब घटेगा तो लोन जो है वो सस्ता होगा। जस्ट रिजर्व रेपो रेट की तरह ही है, बस वहां पे लोन महंगा हो रहा था, लेकिन जब वो CRR बढ़ाया जा रहा था तो बाजार में जो महंगाई थी उसको घटाने के लिए किया जा रहा था, रिजर्व रेपो रेट बढ़ाया जा रहा था। और यहाँ पे CRR जब बढ़ाया जा रहा है तो लोन को महंगा करने के लिए बढ़ाया जा रहा है, और रिजर्व जो रेपो रेट था आरबीआई का उसको कम किया जा रहा था। तो मार्केट में जो पावर थी, परचेजिंग पावर, उसको बढ़ाने के लिए किया जा रहा था। वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि जो स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो होता है, SLR, तो व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल संपत्ति का एक निश्चित प्रतिशत नगद, स्वर्ण एवं अल्पकालीन सरकारी प्रत्याभूत के रूप में अपने पास रखना पड़ता है। इसे वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। तो जब SLR बढ़ता है तो तरलता डाउन होती है, ब्याज बढ़ेगा और लोन महंगा होगा। SLR डाउन होगा तो तरलता भी बढ़ेगी, ब्याज दर कम होगी और लोन सस्ता होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा प्रवर्तक बैंक की पूंजी होती है, जिसमें जो क्षेत्रीय बैंक होता है उसमें केंद्र सरकार का हिस्सा जो होता है वो 50% होता है, राज्य सरकार का हिस्सा जो होता है वो 15% होता है, और जो बैंक इस्टेब्लिश करती है उसका जो हिस्सा होता है वो 35% के अनुपात में लगा होता है। स्वाभिमान योजना का संबंध भी ग्रामीण बैंकिंग से ही। नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। यह देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। नाबार्ड संशोधन विधेयक 2017-18 में पारित द्वारा केंद्र सरकार को नाबार्ड की अधिकृत पूंजी को 5,000 करोड़ से 30,000 करोड़ तक बढ़ाने का अधिकार मिला। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह एक सार्वजनिक निकाय है। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। इंपोर्टेंट है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत जो है वो 1988 से की गई थी, जिसको हम KCC के रूप में जानते हैं। तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा ये शुरुआत की गई थी किसान क्रेडिट कार्ड की। तो एसिड ड्यूटी क्या होती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय जो कर संपत्ति पर लगाया जाता है वो उसे एसेटेट ड्यूटी कहते हैं। ग्रे मार्केट क्या होता है, यह अनाधिकृत बाजार होता है। इस सौदे को शेयर बाजार का संरक्षण नहीं होता है। लघु वित्तीय बैंक, स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक, ऊषा थोराट समिति 2014 की सिफारिश पर, जो ऊषा थोराट समिति थी इसी की सिफारिश पर इस बैंकिंग की शुरुआत होती है 2015 में। यह बैंक उन लोगों को लोन देती है जिनको सामान्य लोन नहीं मिल पाता, जैसे
घुमांतु, सीमांत किसान, कूड़ा बनाने वाले, हाथों से काम करने वाले, रेहड़ी पटरी लगाने वाले को स्मॉल फाइनेंशियल बैंक जो है वो लोन प्रदान करती है। 2015 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। पेमेंट बैंक 2015 में नचिकेत मोर की समिति की सिफारिश पर 2015 में इसकी स्थापना की गई। विशेषताएं: बचत खाता और चालू खाता को खोलने की सुविधा, डेबिट कार्ड की सुविधा, 1 लाख के डिपॉजिट की सुविधा जो है वो पेमेंट बैंक में की गई, और फंड ट्रांसफर की भी सुविधा थी। नोट: पेमेंट बैंक किसी भी प्रकार का क्रेडिट कार्ड और लोन की सुविधा नहीं देता है। अब इसमें तो डिजिटल बैंक वर्ष 2016 में भारत में वित्तीय समावेशन के लिए डिजिटल बैंक को स्थापित किया गया। यह बैंक भौतिक रूप से कहीं नहीं होती है, ऑनलाइन ही खाते खोले जाते हैं तथा ऑनलाइन ही जमा किया जाता है। 7% की ब्याज दर की प्राप्ति होती है। न्यूनतम बैलेंस की कोई बाध्यता नहीं है। इसी को हम डिजिटल बैंक कहते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो एनपीए होता है, ये क्या होता है? तो भारत में बैंकों के द्वारा दिया गया ऋण, ऐसा ऋण जिस पर ब्याज और मूलधन की अदायगी 90 दिनों के अंदर नहीं हो पाती है, तो उसे एनपीए कहते हैं, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। जैसे बैंक ने किसी को लोन दिया और वो 90 दिनों के अंदर रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहेंगे। और एनपीए की अवधारणा जो है वो भारत में नरसिम्हन समिति के द्वारा 1993 में लाई गई थी। तो ये थे आपके आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके बाद जो आपके टॉपिक बचते हैं, इसमें टैक्सेशन बचता है, रेलवे बजट बचता है, और रेलवे बजट का प्रतीकरण बचता है, एफटीएफ, और जो महत्वपूर्ण आपके इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमएफ हो गया, मीगा हो गया, आईपीसी हो गया, आईआरडीबी हो गया, और जीएसटी और मिसलिनियस। तो ये आपके अभी 2 वीडियोस के टॉपिक बच रहे हैं, इनको हम 2 वीडियोस में आपका कवर करा देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका हम टैक्सेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और रेलवे बजट, जीएसटी डिस्कस कर लेंगे, और इसके बाद जो आपका मिसलिनियस टॉपिक बचेगा वो लास्ट वीडियो में आपको हम कवर करा देंगे। बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस पीडीएफ को लेने के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे हम आपको डेली क्विज प्रोवाइड करा रहे हैं, जो आपके टॉपिक कराए जा रहे हैं वीडियो में उनसे संबंधित, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।